तो ना दोस्तों, चलिए अध्याय 4 चैप्टर 4 को पढ़ते हैं। इसमें हम अधिकार राइट्स को कवर करेंगे, तो महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है ये। चलिए देखते हैं। तो अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। आशय क्या है? अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है और मानवीय इतिहास में अधिकारों की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष देखा गया है। फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप से स्वीकृत हुई। माना गया है कि व्यक्ति जन्म से समान एवं स्वतंत्र है। व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख जैसे अधिकार प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन सामंतवादी समाज में मानवीय अधिकारों के बजाय दैवीय अधिकारों का प्रबल दिया गया था, यानी डिवाइन राइट ऑफ किंग पर ज्यादा फोकस था, ह्यूमन राइट्स पर फोकस नहीं, न के बराबर था। हैडफील्ड ने अधिकारों को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है: दावे के रूप में, यानी राइट्स एज अ क्लेम; स्वतंत्रता के रूप में, तो राइट्स एज अ लिबर्टी; छूट के रूप में और शक्ति के रूप में, तो राइट्स एज पावर। अधिकारों का अर्थ सामान्यतया व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावों से होता है जिन्हें समाज स्वीकार करता है, वह राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। विदाउट राइट्स नो वन कैन डेवलप हिज और हरसेल्फ। कांत के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, तो एवरीबॉडी इज एंड इन इटसेल्फ, किसी अन्य का साधन नहीं है। नोबडी शुड बी यूज्ड एज अ मींस टू गेन सम एंड। इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए यंत्र की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अधिकार समानतः समाज में पाए जाते हैं, समाज से बाहर नहीं है, तो योर राइट्स आर प्रोटेक्टेड और दे आर इन द सोसाइटी ओनली। इसलिए वे दावे जिनकी समाज में स्वीकृति होती है वो ही अधिकार के रूप में होते हैं। मूल प्रश्न है कि क्या विषमता मूलक समाज में भी व्यक्तियों के दावे का समान महत्व होगा? इसलिए अधिकार का अभिप्राय केवल राजनीतिक रूप में अधिकार की प्राप्ति नहीं, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार भी आवश्यक है। जैसे मतदान का अधिकार तब तक एकांगी या अपूर्ण होगा जब तक व्यक्ति को कार्य का अधिकार एवं न्यूनतम गरिमा में जीवन का अधिकार न प्रदान किया गया। चलिए अधिकारों का स्रोत या सोर्सेज ऑफ राइट्स या जो प्रिंसिपल हैं उनको पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या स्रोत, तो नेचुरल राइट थ्योरी। नेचुरल राइट थ्योरी क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के जन्मजात समर्थक 17वीं सदी के विचारक जॉन लॉक हैं। तो वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, तो राइट टू फ्रीडम; जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार राज्य या सरकार साधन एवं व्यक्ति के अधिकार साध्य हैं। राज्य या सरकार साधन है और व्यक्ति के अधिकार साध्य हैं तथा राज्य या सरकार का महत्वपूर्ण कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा है। तो उनका एक महत्वपूर्ण कोट है लॉक का कि गवर्नमेंट इज ट्रस्ट एंड पीपल आर ट्रस्टी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अधिकारों का पहला सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। तो राइट्स आर गिवन टू मैन बाय द नेचर। यह अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, राज्य या सरकार द्वारा नहीं। तो स्टेट हैज नो रूल इन नेचुरल राइट्स, दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम गॉड। ये एक साधन है जिनके द्वारा अन्य अधिकारों की रक्षा की जाती है। अतः लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर सीमित राज्य की कल्पना की है। तो नेचुरल राइट्स को लेकर वो लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, लिमिटेड स्टेट। उसमें यह भी कहा गया है कि इन अधिकारों को राज्य या सरकार द्वारा सीमित किया जाएगा तो व्यक्ति को क्रांति का अधिकार होगा। तो अगर स्टेट, राज्य मतलब व्यक्तियों के अधिकार को ब्रीच करती है या उनका इन्फ्रिंजमेंट करती है, दे हैव राइट टू रिवोल्ट। इफ स्टेट डज नॉट फॉलो रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ एंड डू नॉट एक्ट एज पर द विशेष ऑफ पीपल। तो राइट टू रिवोल्ट है उनके पास। उनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जन्मजात हैं। ये इनएलिएनेबल राइट है, इनहेरेंट राइट है। इनमें संपत्ति के अधिकार को सबसे मुख्य माना है लॉक ने। उसमें जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित कर लिया है। अमेरिका में जेफरसन एवं मेडिसन द्वारा लॉक की इन मान्यताओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा लॉक ने निरंकुश राज्य के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया है, पावर ऑफ पार्लियामेंट। आलोचना क्या है? तो रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द की को परिभाषित करना ही कठिन है। इसलिए यह सिद्धांत अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि प्राकृतिक शब्द के निम्न अर्थ हो सकते हैं: समूची सृष्टि, गैर मानवीय भाग, आदर्श या संपूर्ण उद्देश्य के रूप में। मौलिक अर्थ भी होता है, समान रूप से भी व्यक्त करते हैं। इसलिए प्राकृतिक शब्द अपने आप में अस्पष्ट है, यानी क्लियर नहीं है, अनक्लियर। जैसे दास प्रथा को प्राकृतिक माना गया, जबकि कुछ ने अप्राकृतिक माना। कुछ लोगों के अनुसार पुरुष व महिला के मध्य प्रकृति से ही समानता है, जबकि दूसरे इसे अस्वीकृत करते हैं। कुछ के अनुसार निजी संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, जबकि कुछ इसका खंडन करते हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों में वर्णित अधिकार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता को मानवाधिकार के रूप में चित्रित किया गया, जबकि व्यवहारिक रूप में तीनों एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत होते हैं। तो ये बात है। इनकी सबसे बड़ी विसंगति है कि व्यक्ति के अधिकारों को समाज से पहले व पृथक मान लिया गया, कि जो व्यक्ति के राइट्स हैं वो प्रायर टू स्टेट है। ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना। जबकि वास्तविक रूप में व्यक्ति के अधिकार समाज में सम्मिलित हैं। प्रायर टू स्टेट नहीं, आफ्टर स्टेट। स्टेट के फॉर्मेशन के बाद ये राइट्स आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कर्तव्य के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं, तो अधिकार के साथ यानी राइट के साथ ड्यूटी भी जुड़ी हुई है। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत, तो लीगलिस्टिक व्यू ऑफ लीगल थ्योरी ऑफ राइट। तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को असंगत मानकर विधि के शासन का समर्थन किया है। एडमंड बर्क ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया और राज्य की संकल्पना का विस्तार किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है, राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार कहलाते हैं। यह ना तो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त है और ना ही व्यक्ति में अंतर्निहित है। इसलिए अधिकार प्रत्येक देश की विधि के सापेक्ष पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक देश में अधिकारों की अलग अलग सूची प्राप्त होती है। अतः अधिकार कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है। इस सिद्धांत का आधार हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है। इसके अनुसार राज्य सरकार के अभाव में विधि, न्याय एवं अन्याय का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि विधि राज्य की देन है तथा अधिकार विधि के परिणाम है। तो जो लॉ है, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट, है ना। तो ये स्टेट से ओरिजिनेट होता है लॉ, और जो राइट है वो लॉ का परिणाम है। तो अगर आपके लॉ है, लॉ एग्जिस्ट करता है, तभी आपके राइट्स हैं। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी, बकवास एवं निरर्थक कहा है। तो इसको तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को डिजास्टरस कहा है, मीनिंगलेस कहा है, नॉनसेंस कहा है। तो बेंथम का एक फेमस स्टेटमेंट है, नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट, याद रखिए, क्योंकि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं। बिकॉज राइट्स आर क्रीचर ऑफ स्टेट। बेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया है। उसने न केवल प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार किया है, अपितु विधि के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया है। उसने ब्रिटेन में प्रचलित अनेक त्रुटिपूर्ण विधियों को अस्वीकृत किया। बेंथम ब्लैक स्टोन का आलोचक था, क्योंकि ब्लैक स्टोन ब्रिटेन की विधि को विश्व में सर्वोच्च विधि मानता था। आलोचना, तो वाइल्ड के अनुसार विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता,
बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों को पहचान प्रदान की जाती है व उनको संरक्षित किया जाता है। अधिकार सदैव विद्यमान होते हैं, उन्हें चाहे दर्जा प्राप्त हो या ना हो, इसलिए वो लागू होते हैं कि क्या वे अधिकार हैं, ना कि वे लागू होते हैं कि वे अधिकार हैं। जो क्रियान्वित होते हैं वे अधिकार नहीं होते। इसलिए अधिकारों की वैधानिक और नैतिक मान्यता दोनों आवश्यक है। यह कहना कि राज्य अधिकारों का एकमात्र निर्माता है, यह असंगत है, क्योंकि कुछ व्यवहारिक बाध्यताएं प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं, जैसे परंपरा, इतिहास एवं नैतिकता। इनसे भी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल विधि से नहीं। तो कस्टम, ट्रेडिशन, ये भी राइट्स के सोर्स हो सकते हैं, है ना, मोरालिटी। तो भारत में जो चीज़ आप यूरोपियन सोसाइटी में कर सकते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल किस करना, तो भारतीय सोसाइटी में ये टैबू है, टैबू। लेकिन यूरोपियन सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, उसमें ये मतलब डेली वर्क है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत में बहुत बड़ा टैबू है। तो ये है परंपरा, कस्टम, इतिहास और मोरालिटी पर भी निर्भर करता है, केवल विधि से नहीं इसका सरोकार है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट, इस मतलब हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव को अधिकार इतिहास, परंपरा एवं मान्यता से प्राप्त है। तो हिस्ट्री, ट्रेडिशन और जो कस्टम होते हैं उसके माध्यम से राइट्स प्राप्त होते हैं, ना कि समाज या राज्य से। एडमंड बर्क, ये याद रखिएगा, ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है कि इतिहास अधिकारों का निर्माता है। हिस्ट्री इज द ओरिजिनेटर ऑफ राइट्स। अधिकार परंपराओं के ठोस रूप हैं, क्योंकि लंबे समय तक विद्यमान परंपराएं ही अधिकारों का रूप धारण कर लेती हैं। रिची के मतानुसार लोगों के अधिकार मूलतः परंपराओं से प्राप्त हैं, चाहे वह सत्य हो या असत्य। अतः परंपराएं प्राथमिक या आदमकालीन विधि हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हैं, वो भी वस्तुतः परंपरा के ही परिणाम है। एडमंड बर्क ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया। वह प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक था, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में समाज राज्य के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई, जबकि बर्क ने राज्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि यह तो राज्य एक सावयवी संस्था है, मतलब ऑर्गेनिक एंटिटी है, ना कि आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो स्टेट एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, आर्टिफिशियल एंटिटी नहीं है, जिसका इच्छानुसार निर्माण या भंग किया जा सकता है, जिसको इच्छानुसार निर्माण या भंग किया जा सकता है। अतः बर्क ने गौरवमयी एवं अंग्रेजी क्रांति की प्रशंसा की। तो गौरवमयी अंग्रेजी क्रांति मतलब ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन उसकी ये प्रशंसा करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। वह इस क्रांति को परंपराओं पर आधारित क्रांति मानता है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित है। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था वो व्यक्ति के जो अब्स्ट्रैक्ट राइट है उस पर आधारित थी, इसलिए वह फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी था। आलोचना क्या है इसकी? यह कहना है कि हमारे सभी अधिकार परंपराओं से प्राप्त हैं, अतिशयोक्ति कथन। क्योंकि हाकिंस ने कहा कि क्या दास प्रथा सही थी जब इसका औचित्यपूर्ण रूप से प्रयोग होता था? दास प्रथा का उपयोग परंपरा के आधार पर किया गया, हम इसे अधिकार नहीं मान सकते। भारत में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह एवं छुआछूत जैसी परंपराओं को अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः प्रत्येक परंपरा को अधिकारों का दर्जा देना अतार्किक और असंगत, इरेशनल है। सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, तो वस्तुतः इस सिद्धांत का आधार बेंथम के विचारों में ही देखा जा सकता है। बेंथम के अनुसार समाज में व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए, माने मैक्सिमम हैप्पीनेस टू
मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। दूसरे शब्दों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल। आशय सामाजिक कल्याण है क्योंकि अधिकार सामाजिक कल्याण की वे परिस्थितियां हैं जो सामाजिक रूप में उपयोगी हैं। इसलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों का प्रबल समर्थन किया जो विधि, शिक्षा, जेल एवं प्रशासनिक सुधारों से संबंधित थे। अतः अधिकारों को वास्तविक रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है, वैधानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं। जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए उनकी सामाजिक उपयोगिता है, इसलिए कोई भी अधिकार असीमित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को अव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन समाज के हित में इस पर प्रतिबंध आरोपित है। भारतीय संविधान ने जिन अधिकारों को स्वीकृत किया उनकी सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक रूस के पाउंड एवं चाफी हैं। रूस के पाउंड एवं चाफी। आलोचना, सामाजिक कल्याण सब अनेकार्थी और भ्रामक है। तो इसकी मल्टीपल मीनिंग हो सकती है और ये जो है तो भ्रामक है, मतलब मिसगाइडिंग है, मिसगाइड करता है, क्योंकि इसका अभिप्राय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का हित या वह सामान्य हित है जिसका लोग समर्थन करें। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी हो जाती है, तो माइनॉरिटी राइट्स आर इग्नोर्ड। इसकी दूसरी बड़ी कमी यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत अथवा व्यक्तित्व सिद्धांत, तो ये जो आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, व्यक्तित्व सिद्धांत, व्यक्ति की चेतना में स्वतंत्रता अंतर्निहित होती है, अतः स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। इन अधिकारों के लिए राज्य या समाज आवश्यक है। अधिकार वह भाग अथवा परिस्थिति है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार ये परिस्थितियां राज्य अथवा समाज द्वारा प्रदत्त की जाती हैं, जिनमें व्यक्ति को नैतिक बनने का प्रयास किया जाता है ना, नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार क्या है? टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार व्यक्ति की मांग अथवा दावा है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है तथा राज्य द्वारा संरक्षित हो। आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांतों में अधिकार जीवन की वे बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हो। अतः अधिकार का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी क्षमताओं का एवं व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे। ग्रीन के अनुसार अधिकार वे शक्तियां हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनने में सहायक हो व जिनके बिना व्यक्ति अपने सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके। अतः ग्रीन ने अधिकारों को नैतिक दृष्टिकोण से देखा क्योंकि वह व्यक्तित्व या आत्मा में अंतर्निहित है। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि ग्रीन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, ह्यूमन। इसलिए अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं। समाज से पृथक या अलग रूप में अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य उसके नैतिक व्यक्तित्व का विकास है। वह इसके लिए राज्य द्वारा आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए। अतः ग्रीन के लिए राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, यानी राज्य एक नेसेसरी, मतलब आवश्यक अच्छाई है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बाध्यकारी रूप में नैतिक नहीं बनाया जा सकता बल्कि नैतिक बनने की परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। इसलिए ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है कि पावर नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। तो पावर क्या? बिल नॉट फोर्स is the basis of state. Bill not force is the basis of state. अतः ग्रीन के लिए राज्य व्यक्ति की इच्छा का बाह्य रूप है, न कि बाध्यकारी या दंडकारी संस्था। ग्रीन ने लाक के प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा कि समाज से पहले व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, बल्कि समाज द्वारा अधिकार प्रदत्त होते हैं। आलोचना क्या है? वस्तुतः यह निर्धारण करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध हों। इस अधिकार के सिद्धांत में सामाजिक हित या भलाई को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, जिसके
द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना हो सकती है। सांस्कृतिक अधिकार का प्रचलन 70 के दशक में प्रारंभ हो गया। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार में कुछ भौतिक परिस्थितियां अथवा न्यूनतम स्थितियां होती हैं जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अल्पसंख्यकों के अधिकार तो बहुसंस्कृतवादियों ने यानी मल्टी कल्चरिस्ट ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते हुए उदारवादी स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस जो एवं स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना को अस्वीकृत कर दिया और इंडिविजुअलिस्टिक जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसको अस्वीकार कर दिया है क्योंकि व्यक्ति मूलतः संस्कृति एवं समुदाय का सदस्य होता है। राज्य द्वारा निर्मित विधियों पर संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। उदाहरण के लिए विवाह, तलाक एवं संपत्ति इत्यादि विधियां संस्कृति से प्रभावित होती हैं। इसलिए राज्य द्वारा सामान्य हित की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है तो मूलतः सांस्कृतिक सापेक्ष होता है व कभी कभी अन्य संस्कृतियों से संघर्ष होने की संभावना होती है। अतः बहुसंस्कृतवादियों ने उदारवादी लोकतंत्र का एक विकल्प प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समानता का अभिप्राय अल्पसंख्यक समुदाय की समानता नहीं होती, इसलिए अल्पसंख्यकों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है। बहुसंस्कृतवादियों के अनुसार राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। विभेदकारी नागरिकता यानी डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप प्रस्तुत करते हुए बहुसंस्कृतिवादियों ने अल्पसंख्यकों के 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया है। सांस्कृतिक अधिकार यानी कल्चरल राइट्स। ये मुख्यतः कौन बोलता है? ये दोस्तों बिल गिमका, ये मतलब काइंड ऑफ उन्हीं के विचार हैं। स्वशासित सरकार का अधिकार यानी सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। चूंकि राज्य बहुमत समुदाय की संस्कृति को प्रकट करता है, इसलिए अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक जीवन में कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कनाडा में सिखों ने हेलमेट पहनने से छूट देने की मांग की और कनाडा सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया था। कनाडा में एशियाई मूल की महिलाओं को नर्सों की निर्धारित पोशाक से छूट प्रदान की गई। अतः उपरोक्त उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि समानता का अभिप्राय सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण फ्रांस में देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न धर्मावलंबियों के धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हानिकारक है। तो फ्रांस में स्टेट और चर्च के भी टोटल सेपरेशन है, मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। बहुसंस्कृतवादियों ने केवल सांस्कृतिक रूप में विशेष अधिकारों का ही समर्थन नहीं किया है, तो इन समुदायों को वित्तीय एवं आधारभूत सहायता देने का भी समर्थन किया, जैसे संग्रहालय, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं सार्वजनिक त्योहार मनाने के लिए सहायता। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार का समर्थन बहुसंस्कृतिवादियों ने किया तथा उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन का सुझाव दिया जिसमें वह वर्ग स्वशासन में समर्थ हो सके। अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिए जाने का समर्थन किया, जिनमें समाज में समूहों के संस्कृति के अधिकार की रक्षा हो सके। पर्यावरणीय अधिकार। समकालीन विश्व में अधिकारों का तीसरा चरण सामुदायिक समूहवादियों के अधिकारों का चरण है, जिसमें पर्यावरणीय अधिकार यानी एनवायरमेंटल राइट की मांग की गई, क्योंकि यूरोप में उत्तर भौतिकवाद समाज में लोगों की मुख्य चिंता जीवन की गुणवत्ता को लेकर है, भौतिक समृद्धि को लेकर नहीं। एक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मानव मात्र के लिए आवश्यक है। तो एक मतलब काइंड ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में ग्रीन आंदोलन यानी ग्रीन कैंपेन, ग्रीन मूवमेंट प्रभावी हैं, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य मानव के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। इसलिए यूरोप में शांति आंदोलन व वैश्वीकरण के विरोध में भी आंदोलन देखे जाते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अंतर्निहित माना है। तो
जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के तहत, उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को सुप्रीम कोर्ट एक फंडामेंटल राइट मानता है। अतः अधिकारों का यह चरण व्यक्ति के अधिकार तथा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से भिन्न है। समूह के अधिकार के अंतर्गत नारीवादियों के अधिकार को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें उग्र अथवा अमूल नारीवादियों ने विभेद की स्थिति देखते हुए उनके लिए अलग अधिकारों की मांग की, जैसे गर्भपात का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, विवाह व तलाक से संबंधित अधिकार। इनका तर्क है कि एक लोकतांत्रिक समाज में भी पुरुष तथा महिला की स्थिति में अंतर है, इसलिए महिलाओं को व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अधिकार आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रभावी नहीं हो सकते। अधिकारों का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ राइट्स, तो इसके विभिन्न चरण, डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या थी देखते हैं। अधिकारों की संकल्पना आधुनिक युग की देन है तथा इसका मूल आधार हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है। हॉब्स राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो राइट्स का पहला जो झलक है वो उनके विचारों में मिलता है। हालांकि उन्होंने बहुत क्रूड फॉर्म में ये सब दिया था, जो मतलब स्पष्ट क्लियर जो राइट्स आए हैं वो लॉक के विचारों में देखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन। यही प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने को आत्म संरक्षण के तरीकों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्म संरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता है। तो स्टेट ऑफ नेचर में माइट इज राइट, तो इसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा टाइप का सिस्टम रहता है। प्राकृतिक अवस्था समाप्त करने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया तथा अपने ऊपर शासन करने का अधिकार पर त्याग किया। तो प्राकृतिक स्टेट यानी स्टेट ऑफ नेचर से हम बाहर आने के लिए लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग कर दिया। हॉब्स के विचारों में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया है, इसलिए उसने पूर्ण सत्तावादी शासन का समर्थन किया है, यानी एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं। कौन? हॉब्स। अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे तथा व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त, इसमें स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति, स्वास्थ्य और उसके शरीर के अंगों पर उसका अपना अधिकार है। तो मतलब हॉब्स का एक महत्वपूर्ण कथन है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर ब्लिस वाज एग्जिस्टिंग, म्यूचुअल कॉपरेशन था और मतलब पारस्परिक सहयोग था स्टेट ऑफ नेचर में। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह दूसरों के जीवन का संरक्षण करे एवं राज्य का निर्माण इन्हीं प्राकृतिक आधारों की रक्षा के लिए किया गया। राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को ना तो छीना जा सकता है और ना ही सीमित किया जा सकता है। मैकफर्सन क्या कहते हैं कि लॉक मूलतः पूंजीवादी विचारक हैं। तो मैकफर्सन का कहना है कि एक कैपिटलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं। इन्होंने संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया है। तो जो प्रॉपर्टीड क्लास है उसके अधिकारों का समर्थन किया है लॉक ने। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रभाव अमेरिका और फ्रांस की क्रांति पर हुआ। थॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन की पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन, और ये 1791 में आती है। 1791 में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया थॉमस पेन ने। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की कई विचारकों ने कड़ी आलोचना की। एडमंड बर्ग के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना निरर्थक है। तो नेचुरल राइट्स हैं वो फ्यूटाइल हैं, वह अमूर्त और तात्विक हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट हैं। यह अत्यधिक सरलीकृत है। बर्ग के अनुसार अधिकार एक विशेष इतिहास एवं परिस्थिति की देन है। तो राइट्स आर रिजल्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तो कस्टम एंड ट्रेडिशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स। बर्ग ने इंग्लैंड का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को समाज के विकास के परिणाम स्वरूप
स्वाभाविक रूप में अधिकार प्राप्त हो गए हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स परंपराओं की देन है, ऐसा वर्ग का मानना है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का जोरदार खंडन किया। तो बेंथम ने नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस कहा है, नॉनसेंस अपॉन स्टेट। उनके अनुसार समाज व राज्य से पहले अधिकारों की कल्पना करना पूर्णतः अतार्किक एवं निरर्थक है। उनके अनुसार अधिकार राज्य द्वारा दत्त किए जाते हैं। तो राइट्स आर गिवन बाय स्टेट्स। अतः इन्होंने लाक की मान्यता को बकवास एवं अनर्गल कहा एवं वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया। तो लीगल राइट्स की वकालत करते हैं बेंथम। लाक से लेकर बेंथम तक ने व्यक्तियों को स्वायत्त रूप में अधिकार प्रदान किए। तो मतलब इंडिविजुअल राइट्स की वकालत की, लाक से लेकर बेंथम तक। इसे हर्बर्ट हार्ट ने अधिकारों का चयनात्मक एवं वैकल्पिक सिद्धांत कहा है। तो सेलेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिद्धांत कहा है। व्यक्ति को स्वायत्त रूप में अधिकार आधुनिक युग में प्राप्त हुए तथा सामंतवादी विशेष अधिकारों का अंत हो गया, परंतु व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकार विषमतापूर्ण समाज में वर्ग विशेष एवं समुदाय विशेष का विशेषाधिकार बन जाते हैं। इंग्लैंड ने रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में औद्योगिकीकरण के सामाजिक दुष्प्रभावों को चित्रित किया। परिणाम स्वरूप अधिकारों के द्वितीय चरण का विकास हुआ और कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों को सकारात्मक अधिकार यानी पॉजिटिव राइट्स, पहले निगेटिव राइट्स थे, अब पॉजिटिव राइट्स हो गए, प्रदान किए गए, या हार्ट के अनुसार लोगों को कल्याणकारी अधिकार दिए गए। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रीन के विचारों में कल्याणकारी अधिकारों पर बल दिया गया। तो ग्रीन के विचारों में, टी.एच. ग्रीन के विचारों में जो वेलफेयर राइट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, पॉजिटिव राइट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिया। क्या? कि ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में अधिकार एवं कर्तव्यों का विभाजन हो जाता है। ब्लॉक ने माना कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात हैं। प्राकृतिक अधिकारों में अधिकारों को समाज के विरुद्ध माना गया है, जिसे ग्रीन ने दोषपूर्ण कहा। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, किंतु इनकी व्याख्या नितांत निम्न रूप में की। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार मानव के वे नैतिक दावे हैं जिनके अभाव में मानव पूर्ण नहीं हो सकता और समाज इस नैतिक दावे की पूर्णता में समाहित होता है। वह मानव का विकास एवं सामाजिक जीवन प्राकृतिक है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार का आशय नैतिक पूर्णता का प्राप्त होना है। तो मोरल पूर्णता यानी मोरल होलिज्म को प्राप्त करना ही प्राकृतिक अधिकारों का आशय है। इसके अनुसार व्यक्ति के नैतिक कार्य समाज में ही संपन्न होते हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार मानव के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। हेराल्ड लास्की ने अपनी प्रसिद्ध रचना द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में आती है। सन बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। हेराल्ड लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में कहा कि स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव ही नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धता भी है। तो स्वतंत्रता is not only lack of liberty is not only lack of restriction but it is also providing equality of providing opportunities। ओके, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता मूलतः व्यक्तिगत एवं राजनीतिक होने के साथ आर्थिक भी होती है। लास्की ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य की पहचान राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा होती है। तो लास्की का एक फेमस ये स्टेटमेंट है कि state is known by the rights it provides। तो state is known by the rights it provide। तो ये मार्क्स ने उपरोक्त अधिकारों की संकल्पना की कड़ी आलोचना की। पूंजीवादी समाजों में प्राप्त अधिकार बुर्जुआ व्यक्ति के अधिकार हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने के व्यस्त हो जाता है। मार्क्स ने क्या कहा कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसमें व्यक्ति की डुअल पर्सनालिटी हो जाती है, क्योंकि नागरिक रूप में उसे समान माना जाता है किंतु वर्ग
विभाजित समाज में उसके अधिकार एवं स्वतंत्रता निरर्थक होते हैं। उदारवादी अधिकारों की धारणा एक कृत्रिम व्यक्ति और यांत्रिक समाज पर आधारित है। तो जो लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट है वो आर्टिफिशियल इंडिविजुअल और मैकेनिकल सोसाइटी पर आधारित है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज मूलतः है ना, मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है, यानी सोशल एनिमल है, और वास्तविक स्वतंत्रता एवं अधिकार साम्यवादी समाज में ही संभव होंगे। व्यवहारिक रूप में समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है, किंतु व्यक्तियों ने नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई है। समकालीन विश्व में अधिकारों की धारणा। जॉन रॉस ने सभी व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया है। तो जो प्राइमरी गुड्स हैं उसको प्राप्त करने का सभी को समान अधिकार होना चाहिए। यद्यपि नव उदारवादियों ने यानी न्यू लिबरल्स ने रॉल्स की मान्यता को अस्वीकार कर दिया तथा इस संबंध में नाजिक ने आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया। व्यक्ति असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है बशर्ते वह वैध हो, क्योंकि संपत्ति उसकी क्षमता एवं प्रतिभा का परिणाम है। तो नाजिक इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ राइट्स देते हैं, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ राइट्स। समकालिक विचारक रोनाल्ड डार्किन ने अपनी पुस्तक टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977 में आती है, टेकिंग राइट्स सीरियसली में मानवाधिकारों को नैतिक अधिकारों के रूप में व्यक्त किया है। उनके अनुसार प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। तो हर व्यक्ति की जो डिग्निटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। वर्ष 1980 के दशक में पूरे विश्व में न्यू लिबरल जो पॉलिसीज थी का प्रयोग होने लगा। अतः कुछ विचारकों ने भविष्य में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की संकल्पना में कटौती की आकांक्षा व्यक्त की, क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया जाता है। उपरोक्त मान्यताएं पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अवहेलना करना संभव नहीं है। समकालीन समाज में परंपरागत समाज एवं पूंजीवाद के मध्य का बिंदु तलाश किया जा रहा है। इसमें गिंडिस ने तीसरा मार्ग यानी थर्ड वे कहा है इसको। इसके अनुसार नव उदारवादी नीतियां कल्याणकारी अधिकारों की विरोधी नहीं है। ऐसी ही मान्यता अमर्त्य सेन की भी है। ह्यूमन राइट्स, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, चलो इसको भी पढ़ते हैं दोस्तों। तो मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। इसका मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से है। मानव को जाति, लिंग, संपत्ति व राष्ट्र राज्य के आधार पर नहीं, बल्कि मानव को मानव होने के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं। तो मैन राइट्स आर गिवन टू मैन बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग मैन, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। कांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, एवरीबॉडी इज एंड इन इटसेल्फ। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा को स्वीकृति दी गई। मूलतः ये अधिकारी हिटलर के सहयोगी थे, जिन्होंने विश्व युद्ध में यहूदियों के साथ बहुत बर्बरता की है। उसके उपरांत मानवाधिकारों की घोषणा की गई, ताकि आगे से कोई हिटलर जन्म न ले और अन्य मानवों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। लेकिन हिटलर जन्म लेते रहेंगे, अब उनका फॉर्म बदल सकता है, तो फिर वो स्टालिन हो जाएंगे, वो शी जिनपिंग हो जाएंगे। तो ये तो पैदा होते ही रहेंगे, पर ठीक है, प्रयास तो किया जाना चाहिए कि ना हो। मानवाधिकार का अर्थ। समानतः मानवाधिकार एवं अधिकार समान रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसलिए जब लॉक जैसे विचारकों ने प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना प्रस्तुत की, तो यह मूलतः मानवाधिकारों का ही रूप है। तो जो ह्यूमन राइट्स का जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स की जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो नेचुरल राइट्स में ही देखा जाता है, क्योंकि मानवाधिकार का आशय व्यक्ति के उन नैतिक अधिकारों से है जो उसे व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है। लेकिन व्यवहारिक रूप में समूची मानव जाति के लिए अधिकार दीर्घ काल में प्राप्त हो सकते हैं। लाख जैसे व्यक्तियों के लिए
अधिकार मूलतः संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकार थे। उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। कालांतर में जे एस मिल ने महिलाओं के मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। 19वीं व 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जहां एक ओर फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांति के पश्चात अधिकारों को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया गया, वहीं व्यवहारिक रूप में उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी दुनिया के देशों को इन अधिकारों से वंचित किया गया। तीसरी दुनिया कौन है? थर्ड वर्ल्ड माने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड बारबेरियन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल एशिया अफ्रीका के कंट्रीज, ये थर्ड वर्ल्ड की संज्ञा में आते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व के मध्य जर्मनी में इस प्रकार प्रजाति के आधार पर मानव नरसंहार हुआ, वह अत्यंत बर्बर, अमानवीय और घृणित था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और यह उद्देश्य रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा होगी। मैकफार्लेन ने मानवाधिकारों को निम्न रूप से व्यक्त किया: मानवाधिकार स्वतंत्र व्यक्ति मानव गरिमा एवं व्यक्ति के चयन में विश्वास करता है। यह अधिकार सर्वोच्च है क्योंकि इसके उल्लंघन का अर्थ न्याय का उल्लंघन है। यह अधिकार व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि राज्य अथवा संवैधानिक उपायों के द्वारा इसे व्यवहार में लाया जाता है। इसे बाध्यकारी रूप में राज्य के द्वारा लागू किया जा सकता है तथा राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है क्योंकि मानव मात्र के लिए है। मानवाधिकार से संबंधित वैचारिक विवाद। 10 दिसंबर 1948 को जब मानवाधिकार के घोषणा पत्र को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहली बार विश्वव्यापी रूप में मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन व्यवहारिक रूप में इसमें वैचारिक विवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गए। इस्लामी देशों, विशेषतः सऊदी अरेबिया ने मानवाधिकार की संकल्पना पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इस्लामी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता एवं धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः मूल प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप में कैसे लागू किया जाए। मानवाधिकारों पर सोवियत साम्यवादी खेमे की आपत्ति अलग थी, क्योंकि साम्यवादियों के अनुसार यानी कम्युनिस्टों के अनुसार ये मानवाधिकार नहीं बल्कि संपत्तिशाली पूंजीपतियों के अधिकार हैं। तो ये मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये कैपिटलिस्ट जो बुर्जुआ क्लास है उसके अधिकार हैं। क्योंकि उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को नागरिक राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, जबकि मार्क्सवादियों ने आर्थिक अधिकारों को मूल या मुख्य माना है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार न्यूनतम आर्थिक संपत्तियों व रोजगार का अधिकार मुख्य है। इसके विपरीत उदारवादी देशों का मानना है कि साम्यवादी व्यवस्थाएं सर्वाधिकारवादी हैं, जहां व्यक्ति को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। एक दल का निरंकुश शासन है व व्यक्ति राजनैतिक सहभागिता से वंचित है। वस्तुतः इन वैचारिक विरोधों को देखते हुए वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के दस्तावेज में सिविल, राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकारों का सम्मिश्रण किया गया। तो 1948 में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स थे, सिविल पॉलिटिकल राइट्स को मान्यता दी गई और 1966 में सिविल पॉलिटिकल राइट्स के अलावा सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को भी मान्यता दी गई। अतः मानवाधिकारों के संदर्भ में साम्यवाद बनाम उदारवाद का विवाद समाप्त हुआ। मानवाधिकार सार्वभौमिक है, सापेक्ष है। तो अफ्रीकी देशों द्वारा 1981 में मानवाधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र बंजुल चार्टर जारी किया गया। कब? 1981 में। मानवाधिकार के संदर्भ में सार्वभौमिकता बनाम सापेक्ष बात को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए मूल प्रश्न है कि क्या पूरे विश्व में मानवाधिकारों का एकीकृत रूप स्वीकृत किया जा सकता है? व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात
चीन जैसे साम्यवादी देश एवं अमेरिका जैसे उदारवादी देशों के मध्य मानवाधिकारों को लेकर विवाद है। अमेरिका ने चीन पर सदैव मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विशेषकर तिब्बती शरणार्थी एवं दलाई लामा के मुद्दे पर चीनी सरकार की विश्वव्यापी आलोचना की जाती है। यद्यपि गैर लोकतांत्रिक देश जैसे म्यांमार पर भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किए गए। वर्ष 1980 के दशक में अफ्रीकी महादेव के लोगों ने बंजुल चार्टर को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया कि अफ्रीकियों के मानवाधिकार गैर अफ्रीकियों के मानवाधिकारों से भिन्न है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति विशिष्ट है। विशेष परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों को लागू किया जाना चाहिए। इसी मान्यता को किशोर मधुबनी, जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मानवाधिकारों को देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार माना, सार्वभौमिक नहीं। दूसरे शब्दों में समाज या संस्कृति के सापेक्ष ही मानवाधिकारों को लागू किया जा सकता है। अब एशियन वैल्यू की जो एशियाई मूल्य, एशियन वैल्यू डिबेट, उसको देखते हैं। तो महातीर मोहम्मद के अनुसार एशियाई मूल्य पाश्चात्य मूल्यों से अलग है। तो एशियन वैल्यू आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न वैल्यू। कैसे? एशियाई मूल्यों का आशय समाज को प्राथमिकता है। तो इन एशियन सोसाइटीज मतलब कलेक्टिविटी इज प्रेफर्ड, उसमें सोशल एस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एशियाई समाज में। सत्ता का सम्मान एवं परिवार को महत्व प्रदान। तो यहाँ जो मतलब एशियन वैल्यू में फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अतः समाज में संघर्ष के बजाय सहमति को महत्वपूर्ण स्थान है। अतः बहुसंस्कृतवादियों ने माना कि समाज में अल्पसंख्यक समूह के अधिकार बहुसंख्यक समूहों के अधिकार से भिन्न होते हैं, इसलिए एक देश के अधिकारों में विभेद किया जाता है। पूरे विश्व के अधिकारों का एक ही रूप व्यवहारिक रूप में लागू कैसे हो सकता है या नहीं होना चाहिए। यद्यपि मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद की आलोचना की गई कि वे एशियाई पहलुओं की आड़ में गैर लोकतांत्रिक शासनों को वैधता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यह ध्यान देने योग्य बात है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एशियाई समाजों के लिए पूर्णतः उपयुक्त है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि एशियाई समाज स्पष्ट रूप से पश्चिमी समाजों से भिन्न है एवं मानवाधिकार को लागू करते समय इस भिन्नता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकारों से संबंधित विवाद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हैं कि वस्तुतः मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता रहा है। आतंकवाद एवं विघटनवाद को किसी प्रकार परिभाषित किया जाए, अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही मानदंड का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे कुर्द लोगों के मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप सद्दाम हुसैन पर लगाया गया, जबकि चेचन्या के संदर्भ में पहले पश्चिमी देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। 11 सितंबर 2001 को आतंकी घटना के पश्चात पश्चिमी देशों व अमेरिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। अमेरिका के अनुसार लीबिया व ईरान जैसे राष्ट्र आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। मानवाधिकारों का मूल आधार लॉक के विचारों से ही आरंभ हुआ और इसका विकास लास्की तक हुआ। व्यवहारिक रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकारों को वैश्विक संस्था के द्वारा वैश्विक रूप में लागू करने का प्रयत्न किया गया। मानव को यह अधिकार मानव होने के कारण प्राप्त हुए। मानवाधिकारों की आरंभिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 के पश्चात इनमें समूहों के अधिकारों पर भी बल दिया जाता है। समूहों के यानी ग्रुप राइट्स पर भी ध्यान दिया जाता है। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये कब आता है? वर्ष 1966 के अनुच्छेद 37 में कहा गया कि जनजातीय, धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के आचरण और इसके प्रयोग की आजादी। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के घोषणा पत्र के अनुसार
कि अनुच्छेद 2 में कहा गया कि राष्ट्रीय एवं नजातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने, समाज को मानने एवं आचरण करने तथा निजी एवं सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा के प्रयोग का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के इसी सांस्कृतिक अधिकार को बहुसंस्कृतवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है। अल्पसंख्यकों या समूह के अधिकार के समर्थकों ने मानवाधिकारों को सापेक्षित माना है, यानी इसको वो रिलेटिव मानते हैं कि रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, यूनिवर्सल नहीं। उनके अनुसार सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, परंतु राज्यों में सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता की अवहेलना की जाती है। लोकतांत्रिक राज्य स्वयं को सभी धर्म एवं संस्कृतियों से तटस्थ मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में राज्य एवं सरकार के द्वारा बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति एवं मूल्यों का समर्थन किया जाता है। इसलिए बहुसंस्कृतवादी सार्वभौमिक अधिकारों के बजाय विभेद के समर्थक यानी डिफरेंशिएशन, तो यूनिवर्सलिज्म के स्थान पर मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार के बजाय उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार किया जाना चाहिए। किमलिका ने बहुसंख्यकवादियों की मान्यता को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। समाज में अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए। अधिकार व्यक्तियों के ही नहीं अपितु समूहों के भी होते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए तथा उनकी विशिष्टता को संरक्षित किया जाना चाहिए। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार की संकल्पना बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होती है। भिखु पारिक के अनुसार प्रत्येक समुदाय को अपनी सामुदायिक पहचान बनाने के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने की विशेष आवश्यकता होती है। समकालीन समाज अत्यधिक विविधतापूर्ण है, इसलिए ऐसे समाज में जो माइग्रेंट माइनॉरिटीज होती है के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयत्न होना चाहिए। वर्ष 1980 के दशक में समूह के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता प्रभावी हुई, परंतु इस संबंध में भी एक व्यवहारिक समस्या भी उत्पन्न होती है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा एवं संस्कृति के बजाय बहुमत की भाषा और संस्कृति सीखने के इच्छुक होते हैं। समुदायवादियों को मानवाधिकारों के प्रति दृष्टिकोण, तो जो कम्युनिटेरियंस हैं उनका मानवाधिकार यानी वो ह्यूमन राइट्स को कैसे देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। समुदायवादी व्यक्तिवादी अधिकारों के आलोचक हैं, तो वो इंडिविजुअल राइट दिए जाते हैं उनके खिलाफ हैं। माइकल सैंडल ने अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में आती है। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस में रॉल्स के सार्वभौमिक अधिकारों की मान्यता का खंडन किया है। तो जो रॉल्स ने यूनिवर्सल राइट्स की बात की है उसका ये खंडन करते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना समाज से पृथक रूप में नहीं होती है। तो इंडिविजुअल राइट्स कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी इमेजिन्ड इन सेपरेशन विथ द राइट्स ऑफ सोसाइटी, तो दे आर इंटरलिंक्ड। इसलिए इन्होंने उदारवादी अधिकारों की संकल्पना को अमूर्त एवं अनैतिहासिक कहा है। माइकल वाजर के अनुसार अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता त्रुटिपूर्ण है। अधिकारों की कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है एवं प्रत्येक समाज में वस्तुओं का महत्व समान नहीं होता। माइकल वाजर का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि डिफरेंट गुड आर्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। और दोस्तों ये माइकल वाजर वही हैं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब जटिल समानता। और उनकी एक महत्वपूर्ण बुक भी है स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्योर रिलीजन
अ डिफेंस ऑफ प्यूरलिज्म एंड इक्वालिटी, ये 1983 में आती। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। 3 पीढ़ियों में मानवाधिकारों का विभाजन प्रारंभ में 1979 में चेक गणराज्य के विधिवेत्ता कारेल बसक द्वारा स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में प्रस्तुत किया गया। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों की प्रवृत्ति मूलतः राजनीतिक थी, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं मतदान के अधिकार शामिल हैं। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की मूल प्रकृति आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो महज नागरिक और सामाजिक से परे हैं। तो नागरिक और समाज से परे हैं। इनमें आत्मनियंत्रण का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार प्रमुख है। तो ये कल्चरल राइट्स की बात करते हैं, थर्ड जनरेशन वाले राइट्स। पहले सिविल पॉलिटिकल है। पहले जनरेशन के राइट्स कौन से हैं? सिविल पॉलिटिकल। 2G वाले राइट कौन से हैं? सोशियो इकोनॉमिक राइट। और 3G वाले राइट्स कौन से हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नारीवादियों के अनुसार समाज में पितृसत्तात्मकता के कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। सुजान मोलारोकिन ने अपनी रचना जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली 1989 में आती है, में कहा कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित है। मेरियन यंग के अनुसार सार्वभौमिक नागरिकता यानी यूनिवर्सल सिटीजनशिप की संकल्पना में महिलाओं के विभेद या विशिष्ट स्थिति को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करती है। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। नारीवादियों द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का खंडन। तो नारीवादियों ने व्यक्तिवादी, उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता का खंडन किया है। इनके अनुसार समाज में पितृसत्तात्मकता के स्वरूप के कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। इनके अनुसार महिलाओं के समक्ष अभी भी निम्नलिखित समस्याएं हैं। कौन कौन सी? महिलाओं द्वारा बच्चों का पालन पोषण करने के कारण इन्हें सार्वजनिक रूप में कार्य करने में कठिनाई आती है तथा इन्हें कम वेतन में काम करना पड़ता है। जिस परिवार में पुरुष व महिला दोनों कार्यरत होते हैं, वहां भी परिवार में घरेलू दायित्व महिलाओं को ही संभालना पड़ता है। पितृसत्तात्मकता यानी पैट्रियार्की के प्रभाव के कारण महिलाओं के घरेलू श्रम के मूल्यों का आकलन अभी भी नहीं किया जाता। तो डोमेस्टिक वैल्यू है महिलाओं के कार्य की, उसकी अभी भी उसकी मान्यता नहीं दे रही। सुजैन मोलारोकिन ने अपनी रचना जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, जो कि 1989 में आती है, में कहा कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधों पर आधारित है। समाज में महिलाएं शोषित हैं, इसलिए महिलाओं के अधिकारों की कल्पना पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से संभव नहीं, जबकि महिलाओं के अनुसार उनके जीवन के लिए कुछ विशिष्ट अधिकार आवश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं: विवाह का अधिकार यानी राइट टू मैरिज, गर्भपात का अधिकार राइट टू अबॉर्शन, यौन उत्पीड़न से मुक्ति तो फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, घरेलू हिंसा से निजात तो फ्रीडम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, और समाज में महिलाओं के विशिष्ट मूल्यों को मान्यता प्रदान करना। निष्कर्ष तो कंक्लूजन देख लेते हैं कि मानवाधिकार सैद्धांतिक रूप से सार्वभौमिक है। तो इन प्रिंसिपल ये यूनिवर्सल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, परंतु इसका व्यवहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता का ध्यान रखना होगा। 21वीं सदी मानवाधिकार एवं लोकतंत्र का युग है तथा मानवाधिकारों का बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानवीय समाज के प्रभावी विकास का द्योतक है। तो ये हम लोगों ने राइट्स के बारे में पढ़ा है दोस्तों। चलिए अब कल हम आगे वाले लेक्चर्स में पावर यानी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और इस शक्ति के वेरियस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग कुछ
कमेंट तो करते नहीं, कमेंट करिए कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, कुछ बताइए, अपने विचार रखिए दोस्तों। अगर कुछ सुझाव होंगे तो उनको अप्रिसिएट करूँगा मैं, और उसके हिसाब से फिर और अगर ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि मतलब आपकी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी किया जा सकता है। तो कम से कम कमेंट करके बताइए तो कि क्या ज़रूरत है, तो पता चलेगा। तो चलिए, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली सीरीज में, इसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।